हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फ्रॉम क्लास 10। तो जो चैप्टर का फ्लो है मैंने ऐसे रखा है सो दैट कि ये वीडियो देखने के बाद, सारे लेक्चर्स देखने के बाद आप बोर्ड की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड, एनटीएससी या ओलंपियाड, सबके लिए ये इनफ मटेरियल होगा। राइट। उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे जितने भी कंसेप्ट है क्लास 10 के, वो सारे कवर करेंगे। और कुछ कंसेप्ट हम लोग देखेंगे क्लास 12 के, क्योंकि सिमिलर चैप्टर क्लास 12 में भी है, तो हम लोग कुछ कंसेप्ट क्लास 12 के भी उठाएंगे। और एट द एंड हम देखेंगे कि हम 25% क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट क्लास 12 एचसी वर्मा से जो है वो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन बता दूंगा पीडीएफ में कि ये क्वेश्चन हम जो है क्लास 12 के कर सकते हैं। ऑलराइट। तो जिनको भी एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना है बोर्ड के लिए, वो पूरा लेक्चर देखें एंड तक। ठीक है। और हम आखिर में एचसी वर्मा कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्लास 12 के एचसी वर्मा के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम चार्ज के मूवमेंट की बात करेंगे। ऑलराइट, कि चार्ज जो है मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इससे पहले भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ज क्या है ना। क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग, इवन आगे के चैप्टर में भी हम मैग्नेटिक इफेक्ट जब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट, वहां भी हम चार्ज के बारे में बातें करेंगे। तो अपने को चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि चार्ज है क्या। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा चार्ज के बारे में समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज अब जैसे कि ये जो टॉपिक है इसको मैं एक लेक्चर पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बोर्ड में कम है। जो टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएंगे मैं ऑलरेडी बता दूंगा, इससे बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो बता दूंगा मैं। ठीक है, बट अगर हम एनटीएससी ओलंपियाड की बात करें तो अपने को चार्जेस से क्वेश्चन बनते हैं इस पे, है ना। कूलम्ब्स लॉ वगैरह पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अपने को चार्ज के बारे में फंडामेंटल आइडिया होना चाहिए, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कूलम्ब्स लॉ में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, और एनटीएससी ओलंपियाड के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्ज की डेफिनेशन अगर हम देखें क्या है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। चार्ज ऑफ अ मटीरियल is the property due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects। ओके, अब जैसे कि हम सबने पढ़ रखा है ना, कि दो सिमिलर चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और अपोजिट नेचर के चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो अगर हम सपोज यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं, ठीक है, सपोज चार्ज को हम लोग क्यू सिंबल से डिनोट करेंगे, क्यू से। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज हमने रखा एक और क्यू। ऑलराइट, तो इस चार्ज ने अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसा चीज प्रोड्यूस कर रखा है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रखी है जिसकी वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स, सर्क्यूलर फोर्स लगता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है इसने अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रखी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगाता है ना। पहले कहते थे कि इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, बट बाद में हम लोगों ने इसको ऐसे कहना शुरू किया कि इस चार्ज ने अपने चारों तरफ कुछ तो ऐसा प्रोड्यूस कर रखा है जो दिख नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की और इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया, सच दैट किस पे फोर्स लगा। ऑलराइट,
तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, चार्ज जो है किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस करता है और कैसे एक्सपीरियंस करता है वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि चार्ज जब रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसको एक्सपीरियंस भी करता है चार्ज, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ऑलराइट, तो चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर सकता है और उसको एक्सपीरियंस भी करता है, ठीक है। ये बेसिक बात होगी चार्ज के बारे में। इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स लगा रहा है। इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाता है। ऑलराइट, कितना फोर्स लगाता है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये चार्ज की बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्ज पर थोड़ी और बातें कर लेते हैं। चार्ज की यूनिट क्या है, क्या सारी चीजें। तो अगर हम देखें यूनिट है ना, तो चार्ज की जो यूनिट है, ठीक है, इसको एसआई यूनिट, ये है कूलम्ब। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब, ठीक है। सी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे किसी बॉडी पे अगर चार्ज है, सपोज जैसे हम बोलते हैं किसी बॉडी का मास अगर 12 kg है, सपोज उसका मास अगर 12 kg है ना, तो ऐसे लिखते हैं ना 12 kg। तो अगर चार्ज होगा तो ऐसे लिखेंगे क्यू। चार्ज को ऐसे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू, अगर कोई चार्ज होगा जैसे 1 कूलम 2 कूलम, तो ऐसे 2c इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। ये हो गया चार्ज की यूनिट। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। अगर ट्वेल्थ में भी काफी काम आएगा जो प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ेंगे तो ध्यान से देख लेते हैं इसको। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, इस पे एक छोटे मोटे सवाल बनेंगे एनटीएससी वगैरह में। अगर मैं बोल रहा हूँ बोर्ड पे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बट अपने को चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में लिख लेते हैं पहले, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इट कैन बी एडेड और इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली। मतलब सपोज किसी बॉडी पे चार्ज है, ऑलराइट, सपोज मान लेते हैं बॉडी है, ठीक है, 12 कूलम चार्ज है इस पे हमने और कुछ सपोज मान लेते हैं बाहर से कुछ 3 कूलम ऐड कर दिया, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 15 कूलम। सिंपली हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, जैसे मान लेते हैं 12 कूलम प्लस 12 2 कूलम दैट इज 14 कूलम। सिंपली ऐसे बोल सकते हैं। 10 कूलम में से अगर हम 8 कूलम माइनस करें तो बोल सकते हैं 2 कूलम। सिंपली जो बेसिक मैथमेटिक्स है उससे हम लोग इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, बट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम लोग इससे ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी में अलग से रूल्स होते हैं। सपोज जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये कोई बॉडी है, मान लेते हैं इसका 2 kg कोई बॉडी है, ऑलराइट, इस पे अगर फोर्स लगा इधर से F1 फोर्स, दैट इज सपोज बोल देते हैं कुछ 3 न्यूटन लग रहा है, इधर से कुछ फोर्स लग रहा है F2, दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है। इधर से लग रहा है सपोज मान लेते हैं 4 न्यूटन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा फिर नेट फोर्स, अगर हम ऐड करेंगे दोनों फोर्सेस को, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 4 + 3 7 न्यूटन, ऐसा नहीं बोल सकते। इससे कुछ अपने लॉज होते हैं जो हम वेक्टर में पढ़ेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से जो एफ नेट आएगा दैट विल बी 5 न्यूटन, ठीक है। कुछ डिफरेंट अलजेब्रा होता है उसका, वेक्टर को ऐड करने का अलजेब्रा अलग होता है।
अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, जैसे कि फोर्स हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम लोग सिंपली ऐड नहीं कर सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, वेक्टर अलजेब्रा होता है उसका, ठीक है। बट स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्ज भी बिल्कुल वैसी ही क्वांटिटी है, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स है ना, इस तरह से लगा के हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया स्केलर का मतलब, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बाकी दूसरी प्रॉपर्टी इसके बारे में पता होगा कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं ना, चार्ज इज ऑफ टू टाइप, टू टाइप, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऐसे ही बोल देते हैं, ये सब पढ़ रखा होगा, है ना। ये तो हमें एक्स इसमें लिख सकते हैं हम लोग, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है, बाहर घूमता रहता है ना, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से हम लोग किसी मटेरियल से निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर वो कंडक्टर है तो। बाकी अगर नॉन कंडक्टर है तो भी हम बाहर इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी बॉडी में, है ना, तब तो सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर कम है उसमें तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रल होती है बॉडी वो। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक। इसमें भी कुछ खास बात है नहीं। आगे जो हम समझते हैं जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ, कि चार्ज इज कंजर्व्ड, अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। इस पे कुछ छोटे मोटे सवाल बन सकते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका क्या मतलब हुआ, पहले मैं लिख देता हूँ। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। समझते हैं इसको कि क्या मतलब है इसको। अच्छा, इसमें मैंने लिखा है आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, इसका क्या मतलब ये समझते हैं। तो सपोज ये कोई सिस्टम है, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी बॉडी है वो मेरा सिस्टम है, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, बाकी सब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसके अंदर एक मटेरियल है, एक बॉडी का नाम है ए, एक बॉडी का नाम है बी, और एक बॉडी का नाम है सी, ठीक है। तो मेरे को बस इन तीन चार्जेस से मतलब है, इस बाउंड्री से मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को आइसोलेट कर दिया बाकी की दुनिया से, ठीक है। तो ये तीनों बॉडी ही हमारा सिस्टम हो गई। ये बाउंड्री क्या करती है, इस तीनों बॉडी को बाकी जो यूनिवर्स है उससे सेपरेट कर देती है, तो ये हो गई आइसोलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। मेरे को बस अब इन तीनों पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ ए बी सी, है ना, इस पे सपोज मान लेते हैं कुछ चार्ज है 12 कूलम ए पे, ठीक है। चार्ज अगर इसको बोलता है क्यू ए, ठीक है। चार्ज बी पे है क्यू बी, दैट इज 10 कूलम, और क्यू सी इस पे चार्ज है कुछ माइनस में 8 कूलम, ऑलराइट। तो अगर हम देखें इस सिस्टम का, यानी कि ए बी सी, इस सिस्टम का नेट जो चार्ज है, अगर मैं बोलूँ क्यू इनिशियल, कितना चार्ज हो गया, तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22, इसमें से 8 माइनस कर दो, ठीक है। तो सबको अगर हम ऐड करें तो कितना हो गया, 22 में से माइनस करो 8, तो कितना आ गया, 14 कूलम, 14 कूलम, ठीक है। इतना नेट चार्ज है पॉजिटिव में।
अब मैंने क्या किया, इन सबको आपस में टच कराया, ठीक है, रब किया आपस में, है ना, टच करते हैं या रब करते हैं, ठीक है, सच दैट कि आपस में जो चार्जेस हैं वो थोड़े इधर उधर हो गए। तो मान लेते हैं ए बॉडी है, ये बी और ये सी। ए पे मान लेते हैं चार्ज आ गया क्यू ऑन ए, दैट इज 20 कूलम सपोज आ गया, मतलब आपस में हमने इन तीनों बॉडी को रब किया, तो ए पे चार्ज आ गया 20 कूलम, बी पे ये आ गया, मान लेते हैं कुछ माइनस में 10 कूलम। तो सी पे कितना चार्ज आएगा, चार्ज ऑन सी। तो हमें पता है कि जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज बाद में होना चाहिए, ठीक है। हम लोग चार्ज को, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने चार्ज कुछ क्रिएट कर दिया, ए पे 12 था, हमने 8 इस पे और ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से चार्ज हम लोगों ने गायब कर दिया, यहाँ पे 10 कूलम प्लस में था, अब माइनस में आ गया 10, ठीक है। तो हम लोग जो चार्ज जो है क्रिएट भी कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट नेट जो सिस्टम का चार्ज होगा वो उतना ही रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट नेट चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट चार्ज अभी भी कितना होना चाहिए, 14 कूलम। तो मान लेते हैं इसको कुछ आ गया एक्स कूलम, ठीक है, अपने को एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो इन तीनों को ऐड करने में चार्ज कितना होना चाहिए, 14, है ना। तो 20 प्लस -10 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। अगर हम यहाँ से देखें तो 20 कितना हो गया, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कूलम, है ना। दैट मीन्स चार्ज ऑन सी इट विल बी 4 कूलम, ठीक है। ये हुआ चार्ज कंजर्वेशन का मतलब। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल बन सकते हैं इससे, है ना। मैं फिर से रिपीट करूँ, चार्ज हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट नेट चार्ज हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, ये हो गया। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इस पे सवाल बनते हैं, ठीक है। कौन सा नंबर की प्रॉपर्टी हो गई है, ये थर्ड था ना, ऑलराइट। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या मतलब है, लिख लेते हैं, चेक कर दूंगा। चार्ज on any body exists integral multiples fundamental unit of electric charge। जिसको हम बोल लेंगे ई, ठीक है। अब समझते हैं क्या लिखा मैंने, ये कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगी ना वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बोलते हैं ई, ई के मल्टीपल में ही होगी। मतलब मतलब समझो कि सपोज अगर आज के डेट में, है ना, तुम्हें किसी को रुपए देने हो अगर, ठीक है, या फिर किसी से रुपए लेने हो, तो हम 100 रुपीज, 150, 151 या फिर 2000, इस तरह से, ठीक है, 2001 या फिर 1 लाख, इस तरह से हम लोग रुपए ले सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं कि हम किसी से 51.5 रुपीज ले लें, है ना, या फिर 51.5 रुपीज हम किसी को दे सके कैश के फॉर्म में। बात कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि 50 पैसे का जो सिक्का है वो आज के डेट में वैलिड नहीं है। तो अगर हम किसी से रुपए ले रहे हैं या फिर उसको दे रहे हैं तो 1 के मल्टीपल में ही पॉसिबल है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट करेंसी है, जो स्मॉलेस्ट लीगल करेंसी जो इंडिया में, दैट इज 1 रुपी, इससे छोटी करेंसी नहीं है।
तो 1 के मल्टीपल में ही हम किसी से रुपए दे सकते हैं, किसी को या ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ई के मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो इसको ई ऐसे बोलते हैं, ई को ऐसे बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ना, ई को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1 ई इज इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। जो कि ऑब्वियसली ये देखा देखा नंबर लग रहा होगा। इतना ही चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ना, नेगेटिव में, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव में। इससे छोटा चार्ज फिलहाल हम ये मानते हैं एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। ये सबसे स्मॉल और स्टेबल चार्ज है, ठीक है। इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इसी के मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे Q जो है किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, ठीक है, इट विल बी n टाइम्स E। n क्या है, इंटीजर है, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बिलोंग्स का साइन है, ये n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। इसका मतलब एग्जांपल समझ लेते हैं। किसी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो हो सकता है 2e के बराबर हो जाए, 5e के बराबर हो जाए, ठीक है, या फिर -4e के बराबर हो जाए, ये सब पॉसिबल है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4.5e हो गया, ये गलत बात है, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा बोल दिया -3.8, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि देखो इसका ये मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव में सपोज किसी पे चार्ज है E 2 टाइम्स E, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन उस पर ऐड कर दिए उस बॉडी पे। इसको समझ लो, ये बॉडी है, ठीक है, इस पे अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तब तो इस पे चार्ज कितना हो गया, 2e हो गया। और अगर हम 4e की बात करें, ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पे 4e जाती, इस पे चार्ज कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे चार्ज कितना होगा, 2e आ गया। इससे अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो कितना आ गया इस पे चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर हुए होंगे, ठीक है, साइन में उल्टा बना दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर कर लिया मैंने, ठीक है। और इस पे अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ऐड करेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग फिगर बना रहा हूँ मैं। तो 4e इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, -4e, ठीक है। और इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर लिया तो चार्ज में प्लस, चार्ज जो होगा वो प्लस में 2e हो जाएगा, ऑलराइट। ठीक, अब 4.5e का ये मतलब है कि हमने 4 इलेक्ट्रॉन तो पूरे निकाले और एक आधा इलेक्ट्रॉन निकाला इससे, है ना, तभी इससे पॉसिबल है। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं कि किसी बॉडी पे पॉजिटिवली प्लस में 4.5e का क्या मतलब हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन तो पूरे निकल गए, है ना, टोटल निकल गए, और एक आधा इलेक्ट्रॉन निकला 0.5 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन तो पूरा आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ई के मल्टीपल में होगा, ठीक है। 1/2e, 0.5e, 0.8e, ये पॉसिबल नहीं है, ऑलराइट। तो इस ये मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो होगा n टाइम्स e वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इस पे सवाल बन सकते हैं, इससे मैं सवाल पूछता हूँ, देखते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। जो चार्ज होगा किसी बॉडी पे वो ई के मल्टीपल में होगा, और जो ई का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, काफी छोटी वैल्यू है ये, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन देखें तो देखते हैं क्या। कैन अ बॉडी हैव 1/2 कूलम चार्ज, ना क्वेश्चन है, किसी बॉडी पे क्या हाफ कूलम चार्ज हो सकता है क्या, तो देखते हैं, है ना, तो सॉल्यूशन क्या होगा। अगर किसी बॉडी पे 1/2 कूलम चार्ज है, ठीक है, तो ये होगा n टाइम्स e के बराबर, ठीक है। और यहाँ से अगर n की वैल्यू कुछ इंटीजर में आ गई फिर तो इस बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, अगर यहाँ से n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 इज इक्वल टू n टाइम्स e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई, इसको इधर लेके आता हूँ, 1/2 इंटू 1.6
इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये आ गया 1/3.2 इंटू 10⁻, ये 19 ऊपर चला गया। ऑलराइट, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से कुछ 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। ऑलराइट, देखते हैं 1000, चलो 100 ले लेते हैं ना, 100/3.2 इंटू 10⁻70, ऐसा लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इससे कुछ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड जब मैंने किया, या 31.25 इंटू 10⁻17, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3125 इंटू 10⁻15। ठीक है, अब ये पक्का एक इंटीजर नंबर है ना, इंटीग्रल वैल्यू है ये, इसका मतलब बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है ना, इसका आंसर क्या, यस। ठीक है, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आ जाती है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है ना, कि 31.33333 इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसका मतलब जो है एन की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो जब भी टर्मिनेटिंग नंबर आए ना, जैसे मान लेते हैं जैसे कि ये है, इसको अगर हम एडजस्ट करें तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ साबित होता है कि एन की वैल्यू जो वो इंटीजर में कुछ आएगी। ठीक, इस तरह से हम बता सकते हैं कि इतना चार्ज जो है बॉडी पे पॉसिबल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। तो क्वेश्चन करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे ना, ये देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सोल्यूशन देखते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ये प्रेजेंट होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो 1 कूलम के लिए कितना हुआ, सिंपल यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूँ, ये आ गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 10⁻19 अपॉन में 1.6, तो ऐसा लिख देते हैं 10/1.6 इंटू 10⁻18। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है देखते हैं। 18 ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है, इतने काफी ज्यादा नंबर है ये, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाकर के 1 कूलम चार्ज आएगा। जब मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ तो मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन पे ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो ठीक ठाक सवाल है वो तो यही है कि ऐसा बोल दिया जाएगा कि क्या क्या किसी बॉडी पे 1/2 या 1/5 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं, है ना, 1/3 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं, है ना, 1/3 कूलम। तो ऐसा देख करके ये नहीं सोचना यार 1/3 तो कुछ फ्रैक्शन में है तो ये पॉसिबल नहीं है ना। मैंने क्या बताया है कि ई के मल्टीपल में चार्ज होना चाहिए, है ना, ई के मल्टीपल में, ना कि सी के मल्टीपल में, ध्यान रखना, है ना। तो ऐसा कई बार बच्चों को लगता है कि 1/3 फ्रैक्शन में है तो नहीं है पॉसिबल, बट मैंने बोला है कि ई के मल्टीपल में चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन पे ये छोटे मोटे सवाल बन जाते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। बाकी अगली प्रॉपर्टी नॉर्मल फिगर प्रॉपर्टीज पे तो कुछ सवाल बनते नहीं है, मैं लिख देता हूँ फटाफट, तो चार्ज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें कि सेम चार्ज जो है, अगली जो भी कितने कितने पॉइंट्स हो गए, 4 हो गए थे ना, हाँ 4 हो गए, सेम चार्ज जो है, ऐसा लिखो लाइक चार्ज, एंड ऑपोजिट चार्जेस एट्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि 2 पॉजिटिव है या 2 नेगेटिव है। ठीक है,
ये दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अपोजिट नेचर के चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करेंगे। ये भी सभी को पता होगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब है? चार्ज इज इनवेरिएंट, तो देखते हैं। चार्ज on a body does not change on changing speed, ऑलराइट। तो ये मतलब हुआ किसी बॉडी पे कुछ चार्ज है, सपोज, है ना, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, इस पे 2 कूलम चार्ज है, ठीक। अब अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाए v, है ना, v मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव करने लगे, तो उसके बावजूद इसके चार्ज कितना आएगा? 2 कूलम ही चार्ज होगा इस पे, ठीक है। चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इसका ये मतलब है। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब हुआ कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता वो कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो तुम लोग को लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मास भी चेंज नहीं होता है ना, बहुत सारी चीजें चेंज नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। मास जो है ना, जैसे मान लेते हैं कुछ इसका सपोज मान लेते हैं 2 kg मास है इसका, ठीक है। तो अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो मास जो है वो चेंज हो जाता है ना। इसका मास अगर m है तो चलने के बाद इसका मास कुछ m डैश हो जाता है, ठीक। ये आइंस्टीन ने ऐसा कहा था। मास, लेंथ, टाइम, सारी चीजें बदल जाती है अगर बॉडी के पास स्पीड है तो, पर चार्ज नहीं बदलता, है ना। तो चार्ज इज इनवेरिएंट का ये मतलब है किसी बॉडी पे अगर कुछ चार्ज है वो उतना ही रहेगा चाहे वो कितनी भी स्पीड से चले, ऑलराइट। इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम सभी को पता है कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, काफी अच्छी खासी रफ्तार होती है उनकी, ठीक है। तो अगर अब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं यानी कि उनके पास वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी होने की वजह से अगर चार्ज बदल जाता तो दुनिया ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई भी एटम स्टेबल ही नहीं होता, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो बाहर रोटेट कर रहे हैं। तो अगर अभी बॉडी पे न्यूट्रल चार्ज है, हो सकता है अगले पल उस पर 1 कूलम चार्ज आ जाए, या अगले पल उस पे चार्ज कुछ नेगेटिव में आ जाए, है ना। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस लॉजिक पे कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं फिर भी बॉडी पे चार्ज चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब चार्ज जो है वो बॉडी की स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करती, इसलिए हम बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, ऑलराइट। तो चार्ज के बारे में इतना ही। आगे हम देखेंगे कूलम्स लॉ पे छोटे मोटे सवाल करेंगे, है ना, ग्रेविटेशन जैसा ही है, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।